नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज के इस एकेडमिक सेशन में कक्षा 10 की विज्ञान विषय के कई पाठों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उसी प्रकार से आज हम एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। पाठ का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। दूसरा पाठ है ये आपके सिलेबस का, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के तहत यह 7 अंकों का पाठ है। मतलब इस पाठ में से आपके कुल 7 अंकों के प्रश्न आने संभावित है, इसलिए आपके लिए ये पाठ भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर और ध्यान पूर्वक आप इस क्लास को देखेंगे और अध्ययन करेंगे। हम आपको बेस्ट से बेस्ट इसके अंदर जो भी आपको नॉलेज है या फिर इस पाठ से संबंधित जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही आपको इसके बारे में समझाया जाएगा कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके गुणधर्म क्या है और इनके पहचानने का तरीके क्या क्या है। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि इनका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे होता है, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ इनका उपयोग हम करते हैं। तो आइए आज हम पाठ 2 जिसका नाम अम्ल, क्षार एवं लवण है इसकी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अम्ल से। किससे करते हैं? अम्ल से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वास्तव में अम्ल होता क्या है। वास्तव में अम्ल होता क्या है और ये किस प्रकार के पदार्थों में ये पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, हम जब भी दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम यदि चखते हैं तो वे स्वाद में हमें खट्टे लगते हैं, या फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको चखने पर वे हमें कड़वे प्रतीत होते हैं, तथा कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नमकीन प्रतीत होते हैं या उनमें नमक का सा स्वाद या खारेपन का स्वाद आता है। तो ऐसे ही हम कुछ पदार्थों की बात करेंगे जिनमें हमें खट्टेपन का अनुभव हो या फिर कड़वेपन का अनुभव हो या फिर नमकीन का अनुभव हो। तो देखिए, ऐसे ही मैं कुछ पदार्थों की बात करता हूं। जैसे हम मान लो सामान्यतः यदि किसी नींबू के रस की बात करें, यदि नींबू के रस को आपने चखा होगा तो आपको पता होगा कि वह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। इसी प्रकार संतरे का रस भी कैसा होता है, खट्टा होता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा और भी कई पदार्थ, जैसे इमली है, इमली का भी स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। टमाटर का भी स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसके अलावा दही का स्वाद भी कैसा होता है, खट्टा होता है। तो देखिए, ऐसे कई पदार्थों के बारे में हम बात कर सकते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अब ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं इनको क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, इन खट्टे पदार्थों को नाम दिया गया है अम्ल। क्या नाम दिया गया है? अम्ल। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। परंतु साइंटिफिक तरीके से यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अम्ल शब्द अंग्रेजी भाषा के अम्ल शब्द अंग्रेजी भाषा के अम्ल शब्द अंग्रेजी भाषा के एसिड्स, ACIDUS, एसिड्स हिंदी में भी लिख देता हूं, एसिड्स शब्द से बना है। किससे बना है? एसिड्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। देखिए, बात वहीं पर आके रुक रही है कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यहां पर भी हमने यही लाइन लिखी है कि अम्ल शब्द अंग्रेजी भाषा के तो बीच में दिखाई नहीं, अंग्रेजी भाषा के एसिड्स शब्द से
बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर परिभाषा सीधे सीधे घूम फिर के वहीं पे आ रही है कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और ये अंग्रेजी भाषा के एसिड शब्द से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें स्वाद खट्टा होता है, तो उनमें किस किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? देखिए, अम्ल कैसे भी हो सकता है, सभी पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, परंतु अलग अलग प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें नींबू की, सबसे पहले हम बात किसकी करें? नींबू की यदि बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइए, एक बार सोच के देखिए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में? तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यदि अम्ल के पश्चात मैं बात करूं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसमें? इमली। यदि हम इमली की बात करें तो बताइए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली की बात करें तो इसके अंदर जो अम्ल पाया जाएगा उसका नाम होगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा इसके अंदर? टार्टरिक अम्ल इसके अंदर पाया जाएगा। तो देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, टमाटर। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, टमाटर के पश्चात यदि हम बात करें, कुछ ऐसे पदार्थों की बात करेंगे जिनके प्रश्न बन सकते हैं। मैं केवल उन्हीं पदार्थों के नाम लिख रहा हूं क्योंकि प्रश्न बन जाता है। बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। और जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो आपका पैटर्न बना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, कम से कम 30 प्रश्न आपके ऐसे आने वाले हैं जो अति लघुत्तरात्मक टाइप के होंगे, अर्थात 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं टोटल 12 क्वेश्चन तो आपके आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके 6 क्वेश्चन रिक्त स्थानों के आएंगे और बचे हुए 6 क्वेश्चन आपके उसके क्या नाम से, जो 6-7 क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो 1-1 नंबर के 1 लाइन के जो उत्तर होते हैं वैसे प्रश्न आपके आएंगे। इस प्रकार से टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 12 और लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे आपके ये रिक्त स्थान, और बचे हुए बाकी के 12 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आएंगे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इसलिए वहां पर प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए मान लो आपसे, और उसमें पूछा गया आपसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या प्रश्न आ गया निम्न में से नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, और वहां पर आपको ऑप्शन दे देंगे टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर उत्तर क्या होगा? सिट्रिक अम्ल। वैसे ही इसलिए मैं आपको ये जो कुछ पदार्थों के अम्ल है वो लिखा रहा हूं। देखिए, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा दूध व दही, इनमें भी अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो उस अम्ल का नाम हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक
लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। दूध व दही में कौन सा अम्ल पाएगा? लैक्टिक अम्ल। अगर बात करें सिरका की, यदि सिरका की बात करें तो सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे बात करते हैं सिरका के पश्चात आगे हम अगला पदार्थ लेंगे संतरा। तो बताइए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? बात करें संतरा, तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए संतरा के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और एस्कोर्बिक अम्ल भी इसके अंदर पाया जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक भी हो सकता है या फिर इसके अंदर एस्कोर्बिक अम्ल भी पाया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के अम्ल इसके अंदर पाए जाते हैं। एस्कोर्बिक अम्ल। संतरा के पश्चात यदि हम बात करें कुछ कीटों की बात कर लेते हैं, जैसे कि लाल चेटी का डंक। लाल चींटी का डंक, अर्थात लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और बात करें फार्मिक अम्ल के पश्चात कीटों के डंक में, जो भी कीट होते हैं, कीटों का मतलब है मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया या फिर बिच्छू हो गया, जो भी छोटे मोटे कीट है जिनके काटने पर या डंक मारने पर हमें जलन या दर्द का अनुभव होता है, तो ऐसे कीटों में जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए कीटों का डंक, और कीटों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उस अम्ल का नाम हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा उसका? मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एक पौधा होता है जिसका नाम है नेटल। क्या नाम है? नेटल का डंक। और इसकी जो पत्तियां होती है उन पर बिल्कुल मधुमक्खी के डंक जैसी संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो किसी भी व्यक्ति के अगर त्वचा के स्पर्श में आती है तो उस त्वचा के स्पर्श में आने पर वह मेथेनोइक अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो इस नेटल के डंक में भी कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको अम्ल की परिभाषा बताई है कि अम्ल शब्द अंग्रेजी भाषा के एसिड शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और कुछ पदार्थों के नाम लिखे मैंने कि इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध व दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक या एस्कोर्बिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, कीटों के डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो अम्ल के बारे में हमने पढ़ा है, एक सामान्य जानकारी जो आपके सामने है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? क्षार। तो अगला टॉपिक है क्षार। इन दोनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, अम्ल और क्षार। तो देखिए सबसे पहले क्षार के बारे में देखते हैं। जैसे हमने अम्ल के बारे में लिखा है वैसे क्षार के बारे में लिखेंगे कि क्षार शब्द अंग्रेजी भाषा के बेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है
अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है साबुन, अर्थात वे सभी पदार्थ अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जिनका स्पर्श साबुन के जैसा होता है। जिनका स्पर्श साबुन के जैसा होता है क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों की परिभाषा हो गई है। एक बात मैं स्टार लगा के आपको लिखा देता हूं कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों विपरीत क्रियाएं दर्शाते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण दर्शाते हैं। इसलिए दोनों यदि आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो देखिए, अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ये एक विशेष बात आपको याद रखनी है। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अम्ल और क्षार गुणों में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात एक दूसरे का विरोध करते हैं। जब इनको आपस में मिला दिया जाता है तो अम्ल तो क्षार के गुणों को नष्ट कर देता है, जबकि क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देते हैं और इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो जो क्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अर्थात दोनों पदार्थों के उदासीन होने की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। और इसके साथ ही एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लवण कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि अम्ल और क्षार, ये तो हमने पढ़ लिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और साबुन जैसा स्पर्श प्रदर्शित करते हैं। परंतु समझने वाली बात यह है कि अम्ल और क्षार होते तो है, परंतु क्या हम इनको बार बार स्वाद चख के देखेंगे? कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनको हम चख नहीं सकते। तो ऐसे अम्लों की पहचान हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम किसी न किसी सूचक की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार को समझने के लिए, इनकी पहचान करने के लिए हम कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं। उन पदार्थों को क्या नाम दिया गया? सूचक नाम दिया गया। तो यहाँ पर मैं टॉपिक लिखता हूं सूचक। अगला टॉपिक रहेगा सूचक। अब सूचक नाम से पता चल रहा है सूचना देने वाला। सूचक क्या होता है? सूचना देने वाला। अब हम जब अम्ल और क्षार की बात कर रहे हैं तो बताओ सूचना किसकी देगा? सूचक किसकी देगा? सूचना अम्ल और क्षार की देगा। मतलब ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा भी क्या हो जाएगी कि कुछ प्राकृतिक एवं
कुछ ये पदार्थ प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मनुष्य द्वारा निर्मित हो सकते हैं, जिनको हम कृत्रिम कहते हैं, संश्लेषित पदार्थ कहते हैं। तो कुछ प्राकृतिक एवं संश्लेषित पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारकों की पहचान करने में उपयोगी होते हैं। देखिए, कुछ प्राकृतिक एवं संश्लेषित पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारकों की पहचान करने में उपयोगी होते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताइए? सूचक कहलाते हैं। अब ये सूचक जैसे हमने पहले लिखा है कि प्राकृतिक या संश्लेषित दोनों हो सकते हैं, तो सीधी सी बात है सूचक कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो सूचक हम ले रहे हैं, ये सूचकों के कुछ उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे में हम लिखते हैं सूचकों के उदाहरण, तो जैसे लिटमस, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है अम्ल क्षार की पहचान करने का, वो क्या है? लिटमस है। लिटमस के अलावा हल्दी के अलावा हाइड्रेंजिया, के अलावा लाल पत्ता गोभी, और लाल पत्ता गोभी के अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, उसके अलावा पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे फूलों की पंखुड़ियां आदि। इसके अलावा एक काम करते हैं, पंखुड़ियां और भी कुछ लिख लेते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज तथा फिनोलेप्टलीन। आदि। तो देखिए, ये सभी के सभी क्या है? सूचकों के उदाहरण है। देखिए, कुछ प्राकृतिक एवं संश्लेषित पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारकों की पहचान करने में उपयोगी होते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जिसमें हमने नाम लिखा है लिटमस का, हल्दी, हाइड्रेंजिया, लाल पत्ता गोभी, इसके अलावा पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे फूलों की पंखुड़ियां। यहाँ पर ये जो पिटूनिया और ये जो जेरानियम है, ये दोनों किसके उदाहरण है? फूलों के उदाहरण है। और इनकी पंखुड़ियां भी अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायता
करते हैं। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज ये एक संश्लेषित सूचक है, जबकि फिनोल्फ्थालीन ये भी एक संश्लेषित सूचक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने सूचकों की बात की। अब हम बात करते हैं कि सूचक जब प्राकृतिक और संश्लेषित है तो ये जो हमने नाम लिखे हैं इन नामों में प्राकृतिक कौन सा है और संश्लेषित कौन सा है, इनकी बात करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। अब बताइए प्राकृतिक सूचक कौन से होंगे? सीधी सी बात है, जो प्रकृति से प्राप्त होंगे वे क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक। अब सूचक है तो हम लिख देंगे कि जो सूचक प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो इनके नाम लिख देते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो देखिए इनमें है सबसे पहले लिटमस। लिटमस कैसा है? कैसा सूचक है लिटमस? प्राकृतिक सूचक है। लिटमस के अलावा हल्दी। हल्दी भी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी के अलावा हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया भी कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। और हाइड्रेंजिया के अलावा लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी ये भी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। क्यों? पत्ता गोभी है, कहाँ आएगी? जमीन में उगेगी। उगने के पश्चात पौधे के रूप में बड़ी होगी। तो बताइए पौधा कैसा सूचक है? प्राकृतिक है या कृत्रिम है? प्राकृतिक। क्यों? प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो लाल पत्ता गोभी। इसके अलावा पिटूनिया। पिटूनिया एवं जेरानियम फूलों की पंखुड़ियां। फूलों की पंखुड़ियां आदि ये सभी के सभी क्या हो गए? प्राकृतिक सूचक हो गए। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो 2 नंबर डाल के मैं लिखता हूं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? देखिए तो इनके बारे में लिखते हैं। ये देखो कृत्रिम या संश्लेषित जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो हम ये लिखेंगे ये मानव द्वारा संश्लेषित ये मानव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ये मानव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। किसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं? तो मानव के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। किसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं? मानव के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक नाम तो आएगा जैसे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन
आदि, ये दोनों के दोनों क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। अब आपके प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा निम्न में से संश्लेषित सूचक है। 3 नाम आपको प्राकृतिक दे देंगे और 1 नाम आपको संश्लेषित दे देंगे। 4 ऑप्शन में दे देंगे, 3 तो प्राकृतिक सूचकों के नाम और 1 आ जाएगा संश्लेषित सूचक का नाम। तो वहां पर आपको पता, जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि निम्न में से संश्लेषित या कृत्रिम सूचक है, आपको उदाहरण दे दिया लिटमस, हल्दी, हाइड्रेंजिया तथा मेथिल ऑरेंज। तो बताइए उत्तर में क्या लिखोगे, मेथिल ऑरेंज लिखोगे या हाइड्रेंजिया लिखोगे? तो मेथिल ऑरेंज इसका आंसर होगा। जबकि प्रश्न आ गया निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है और नाम आ गया मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन या फिर हल्दी या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक क्या होगा, हल्दी। या फिर जैसे और भी कोई नाम आ जाए, लिटमस आ जाए या फिर लाल पत्ता गोभी आ जाए या फिर हाइड्रेंजिया आ जाए या जेरानियम और पिटूनिया जैसे फूलों की पंखुड़ियां आ जाए, तो ये सभी के सभी कैसे सूचक होते हैं, ये सभी के सभी प्राकृतिक सूचक होते हैं। आगे चलते हैं हम कृत्रिम सूचकों में एक बात और पढ़ते हैं, जो प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक है। ये जितने भी सूचक हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे सूचक कैसे हैं, ये रंजक सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रंजक। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूं मैं स्टार लगा के, ये सभी सूचक रंजक होते हैं। क्या होते हैं, रंजक होते हैं। अर्थात ये है कि ये जो सूचक होते हैं, ये अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं कि आप थोड़ी सी हल्दी लीजिए, क्या लीजिए, हल्दी, और हल्दी लेकर उसे किसी सूती कपड़े पर लगा दीजिए। सूती कपड़े पर हल्दी को आपने गीला किया और किसी कपड़े पर लगा दिया। लगाते आप लोग देखोगे कि जो कपड़ा है वो पीले रंग का हो गया। इसके लिए आप एक बिल्कुल सफेद कपड़ा भी ले सकते हो। सफेद कपड़ा लोगे तो आपको इसका उदाहरण अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए, जब हम किसी सफेद कपड़े का टुकड़ा लेते हैं, उस पर हम हल्दी का लेप कर देते हैं, हम देखते हैं कि उस कपड़े पर हल्दी का रंग लगाने से जो कपड़ा है वो कौन से रंग में हो गया, पीले रंग का हो गया। अब आप उसे पानी से गीला कीजिए और गीला करके उस पर साबुन लगाइए। क्या लगाइए, साबुन। और हम जानते हैं कि साबुन किससे बने होते हैं, क्षारों से बने होते हैं। साबुन का स्पर्श क्या होता है, क्षार होता है। हमने पहले पढ़ लिया है कि क्षार साबुन के जैसा स्पर्श प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम उस हल्दी वाले कपड़े पर क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। जब हम साबुन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कपड़े का पीला रंग था वो लाल रंग में बदल गया। किसमें बदल गया, लाल रंग में। और लाल रंग प्रदर्शित करता है कि जो हल्दी है वो हल्दी, वहां पर हल्दी का जो पीला रंग था वो लाल में बदल गया। इसका मतलब जो साबुन है उस साबुन की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। कैसी प्रकृति है, क्षारीय। अगर उसका रंग नहीं बदलता तो साबुन की प्रकृति कैसी होती, उदासीन। कैसी होती, उदासीन। और यदि अम्ल होता तो फिर वो कोई दूसरा रंग प्रदर्शित करता। तो यहाँ पर हल्दी का लाल रंग होना क्या संकेत करता है कि जो साबुन है वो कैसे प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो सूचक होते हैं, हमने जो ये सूचक पढ़े हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक, ये सभी के सभी सूचक कैसे हैं, ये सभी के सभी रंजक सूचक होते हैं। ये सूचक रंजक होते हैं, अर्थात रंग प्रदर्शित करते हैं, रंग परिवर्तन करते हैं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है लिटमस की बात हम करेंगे कि जो लिटमस है ये किस प्रकार का रंजक होता है। तो देखिए, हम लिटमस की बात करते हैं कि ये कैसे प्राप्त होता है या कहां से प्राप्त होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लिटमस की बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी पहले तो कि ये लिटमस जो होता है ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का। अब इसकी विशेषता क्या है, यदि आप लिटमस के पास अम्ल लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, अम्ल। अब ये बैंगनी रंग का है ना, यदि अम्ल लेकर आओगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। बैंगनी रंग का है तो लाल हो जाएगा। यदि क्षार लेकर आओगे तो लाल से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। परंतु यदि आप इसके लिटमस पर यदि आप उदासीन कोई पदार्थ रखोगे तो इसका रंग परिवर्तन नहीं होगा और ये बताएगा कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा उदासीन है। तो यहाँ पर जो लिटमस है ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है, लिचेन नामक एक पौधा होता है, जिसके लाइकेनों से ये प्राप्त किया जाता है। तो वही बात हम यहाँ लिखने वाले हैं। देखिए, लिटमस
लिटमस विलियन बैंगनी रंग का लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। देखिए क्या होता है लिटमस एक विलियन होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधा, कैसे कौन सा पौधा, लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, लिटमस विलियन कहते हैं। विशेषता क्या है, तो एक इसकी विशेषता भी लिख देते हैं कि यह विलियन अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलता है तथा उदासीन की उपस्थिति में बैंगनी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यह विलियन अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देता है, जबकि उदासीन की उपस्थिति में बैंगनी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये किसकी विशेषता होती है, ये लिटमस की विशेषता होती है। आगे हम बात करते हैं, ये सभी तो हमने रंजक सूचक पढ़े हैं। कौन से सूचक पढ़े हैं, रंजक। अब यदि हम बात करें तो कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो गंधीय सूचक होते हैं, मतलब गंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे उन पर अम्ल हम डालते हैं या क्षार उसके अंदर मिलाते हैं तो वे एक विशेष प्रकार की गंध देते हैं, जिससे पता चलता है कि डाला गया विलियन अम्ल है या डाला गया विलियन क्षार है। तो हम आगे बात करेंगे किसकी, गंधीय सूचकों की। तो टॉपिक रहेगा गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या होते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया है कि कुछ सूचक या कुछ विलियन ऐसे होते हैं जिनमें यदि हम अम्ल डालें या क्षार डालें, अम्ल या क्षार डालने की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार डालने की स्थिति में क्या होता है कि वे अपनी गंध छोड़कर एक विशेष प्रकार की गंध प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें उस गंध से हमें पता चलता है
कि डाला गया विलयन क्या है, अम्ल है, या डाला गया विलयन क्षार है। तो यहां पर परिभाषा क्या हो जाएगी, लिटमस की तरह ही परिभाषा हो जाएगी, लिटमस की तरह ही, लिटमस की तरह ही कुछ पदार्थ लिटमस की तरह ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। देखिए, लिटमस की तरह ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे और जैसे के अंदर हम उदाहरण लिखेंगे, जैसे कटी हुई प्याज, इसके अलावा लहसुन, और लहसुन के अलावा वेनिला, और वेनिला के अलावा लौंग का तेल, आदि। देखिए, सबसे पहले तो गंधीय सूचक की बात करें कि गंधीय सूचक क्या होता है। तो लिटमस की तरह ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कैसे माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इनकी गंध बदल जाती है, जिसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कटी हुई प्याज, लहसुन, वेनिला या लौंग का तेल आदि। हम देखते हैं, जैसे मान लो कटी हुई प्याज को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उन्हें हम किसी कपड़े में बांध के रख देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जो प्याज है वो अलग ही गंध देना शुरू कर देते हैं। जब उन पर हम अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं या क्षार डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो प्याज है वो अपनी वास्तविक गंध को छोड़कर कोई अन्य विशेष प्रकार की गंध देने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो विलयन डाला गया है वो अम्लीय है या क्षारीय। तो यहाँ पर ये जो कटी हुई प्याज है, लहसुन है, वेनिला है, लौंग का तेल है, ये गंधीय सूचक को प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति के जो पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में आने पर अपनी गंध बदल देते हैं, इसलिए इनको गंधीय सूचक कहा जाता है। तो यहाँ पर सूचक का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुणों के बारे में। अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो हमने ये पढ़ाई है कि जो अम्ल होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो अम्ल जो होते हैं उनका स्पर्श कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, जबकि जो क्षार होते हैं उनका स्पर्श हमेशा कैसा होता है, कोमल होता है, और कोमल या मुलायम या फिर साबुन की तरह चिकना होता है। इसके अलावा हम बात करें, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई विशेषताएं यदि हम देखें तो कई विशेषताएं ऐसी होती है, जैसे हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वे धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अम्ल तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो यहाँ पर इसके सामान्य गुणों की बात करें, टॉपिक डालते हैं हम अम्ल क्षार के सामान्य गुण। टॉपिक रहेगा अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुण। और पहला गुण हम क्या देखेंगे इसके अंदर, देखिए पहला गुण क्या हो जाएगा, पहले गुण की बात करते हैं। पहला गुण हो जाएगा अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा अम्लों का स्पर्श ज्वलनशील अम्लों का स्पर्श ज्वलनशील तथा क्षारों का स्पर्श साबुन की तरह मुलायम होता है। यह आपका अम्ल क्षार का सामान्य गुण उनमें से दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट था अम्लों का स्पर्श ज्वलनशील होता है। कैसा होता है, ज्वलनशील। यदि आप अम्लों को सीधे हाथ से स्पर्श करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो त्वचा है वो जल जाए या फिर उसका घाव अंदर तक हो जाए। इसीलिए अम्लों को कभी भी सीधे हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्रयोगशाला में कहीं भी यदि अम्लों का प्रयोग कर रहे हो या फिर लैब में कोई प्रयोग कर रहे हो तो आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि अम्ल या क्षार जो भी है, खासतौर पे अम्लों के बारे में ये सावधानी रखना जरूरी है कि जो अम्ल होते हैं उनको जब स्पर्श करें तो उसके लिए हम हाथों में सबसे पहले ग्लव्स पहन लें। क्या पहन लें, ग्लव्स पहन लें, और जो मतलब एप्रिन होती है, एप्रिन का प्रयोग करें, जिससे
हमारे शरीर को कोई भी हानि ना पहुंचे। इसलिए अम्लों का स्पर्श कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, इसलिए इनसे बचाव रखना चाहिए। तथा क्षारों का स्पर्श साबुन की तरह मुलायम होता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है इसके अंदर, देखिए चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तथा क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। यह आपके अम्ल क्षार के सामान्य गुण कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही हमारी क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो हम आपसे विदा चाहते हैं। तो आगे देखिए पाठ 2 अम्ल क्षार और लवण को इस कक्षा में हमने सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हमने अम्ल के बारे में पढ़ा और कुछ अम्लों के बारे में हमने बात की, कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों की बात हमने की। इसके पश्चात हमने क्षार के बारे में पढ़ा कि क्षार क्या होते हैं, और एक विशेषता पढ़ी कि अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है, तो उनकी पहचान करने के लिए हमने सूचकों की बात की। और सूचक क्या होते हैं कि जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ये सभी सूचक क्या कहलाते हैं, रंजक कहलाते हैं। तथा प्राकृतिक सूचकों में हमने सबसे महत्वपूर्ण जिस सूचक की बात की उसका नाम था लिटमस, जो कैसा होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है और लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और लिचेन जो पौधा है वो कौन से समूह का पौधा है, तो थैलोफाइटा समूह का पौधा है। यहाँ से प्रश्न बढ़ जाता है, देखिए 2-3 प्रश्न छोटे छोटे पढ़ सकते हैं यहाँ से कि लिटमस का विलयन कैसा होता है, बैंगनी होता है। और जो लिटमस है वो कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि लिटमस के पौधा, लिचेन नामक पौधा किस समूह का पौधा है, तो ये थैलोफाइटा समूह का पौधा है। इसके अलावा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो सूचक
जो सूचक है उनमें गंधीय सूचक भी कोई सूचक होता है या नहीं होता है? तो देखिए गंधीय सूचक भी होता है, जो क्या करता है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में या अम्लीय या क्षारीय जो माध्यम है उसमें इनकी गंध बदल जाती है, जैसे कि कटी हुई प्याज, लहसुन या फिर वेनिला या फिर लौंग का तेल। ये सभी के सभी क्या है, गंधीय सूचक। आगे चलते हैं हम अम्ल क्षार के सामान्य गुण। अम्ल क्षार के सामान्य गुणों में क्या क्या है? तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्लों का स्पर्श कैसा होता है? ज्वलनशील, तथा क्षारों का स्पर्श कैसा होता है? साबुन की तरह मुलायम होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और एक विशेष बात कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। इस प्रकार से आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो आपका इसी प्रकार आप द स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़े रही हैं, जिससे आपको कक्षा 10 के विज्ञान विषय की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और नई नई बातें आपको सिलेबस से संबंधित आपको बताई जाएगी और एग्जाम टाइम में आपको इसकी विशेष प्रिपरेशन के लिए भी आपको क्लासेज लगाई जाएगी। इसीलिए जुड़े रहिए द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत धन्यवाद।